नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। दोस्तों आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए बहुत कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए दोस्तों आरएमएसएसबी के लिए। आरएमएसएसबी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आज हम आपके लिए कुल कम से कम दोस्तों 250 से 500 क्वेश्चन तक आपको क्लियर कराएंगे। कितने दोस्तों? कम से कम 250 से 500 क्वेश्चन आपके इस वीडियो के द्वारा दोस्तों क्लियर करा दिए जाएंगे। आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में डाउट होगा वो भी इस वीडियो में क्लियर करा दिया जाएगा। और यदि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे जिस पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके एक बहुत बड़ा आकलन होगा ताकि आपको खुद को पता चलेगा कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप नोटबुक लेके ज़रूर बैठें ताकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन है उनके विशिष्ट सॉल्यूशन दिए गए हैं तो विशिष्ट सॉल्यूशन आपको दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे इसी प्रकार लाइब्रेरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो या दोस्तों किसी प्रकार का कोई टॉपिक का वीडियो डाला जाता है जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी मेगा टेस्ट सीरीज होगी बहुत बड़ा वीडियो होगा जिसमें हम कम से कम 500 क्वेश्चन आपके क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि 500 क्वेश्चन जब वीडियो में क्लियर होते हैं तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने की संभावना रहती है। तो ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज के टेस्ट सीरीज में दोस्तों पहला क्वेश्चन यही है नेशनल लाइब्रेरी भारत के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो नेशनल लाइब्रेरी भारत के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए, के.एम. अब्दुल्ला खां, बी.एस. केशवन, हरिनाथ डे और डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो आपको पता होगा कि ऊपर वाले 3 हैं दोस्तों वो क्या है कि एक जुड़े हुए हैं दोस्तों लाइब्रेरी से। तो दोस्तों जो नेशनल लाइब्रेरी के भारत के पुस्तकालय अध्यक्ष थे वो कौन थे? बी.एस. केशवन। कौन थे? बी.एस. केशवन। अब बी.एस. केशवन कब से कब राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष रहे हैं? तो 1945 से लेकर 61 तक। कब दोस्तों? 1945 से लेकर 1961 तक पुस्तकालय अध्यक्ष रहे हैं। अब हम थोड़ी इनकी विशिष्ट जानकारी की बात कर लेते हैं। तो विशिष्ट जानकारी आपको दोस्तों इस प्रकार मिल जाएगी कि सन 1945 में इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में बी.एस. केशवन को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? तो बी.एस. केशवन को 1945 में नियुक्त किया गया था इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का। अब आप पूछोगे कि 1945 से पहले कौन था? तो 1945 से पहले कौन था? के.एम. अब्दुल्ला खां। कौन थे? तो के.एम. अब्दुल्ला खां थे। के.एम. अब्दुल्ला खां को अध्यक्ष बनाया गया था 1930 में। 1930 से लेकर 1945 तक के.एम. अब्दुल्ला खां थे इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। उसके बाद 1945 में बना दिए गए थे बी.एस. केशवन को। अब 28 सितंबर 1948 को भारत सरकार के द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे दिया गया। अब 28 सितंबर 1948 को दर्जा दे दिया गया। उसके बाद तो कौन थे? जो 1945 में बी.एस. केशवन बनाए गए थे वो ही हो जाएंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष। तो इस प्रकार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज आ जाते हैं। तो इस प्रकार कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे दिया जाता है और बी.एस. केशवन इस पुस्तकालय के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष से नियुक्त किए जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष वो पहले से रहते हैं 1945 से। तो इस प्रकार के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बी.एस. केशवन को दोस्तों फादर ऑफ आईएनबी। अब दोस्तों आईएनबी की इंटरनेशनल दोस्तों आईएनबी का फादर ऑफ आईएनबी को स्टार्ट किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को तो किसने किया था? बी.एस. केशवन को। और कब किया था? तो 1957 में। कब किया था? 1957 में। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको खासकर ध्यान में रखनी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि ट्रिपल आर की स्थापना जो ट्रिपल आर की स्थापना कब की गई थी? तो ट्रिपल आर की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 22 जून 1972, 22 मई 1972, 22 सितंबर 1972 और 22 फरवरी 1972। अब आप सबको पता होगा कि स्थापना तो 1972 में की गई है। तो इस प्रकार आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है क्योंकि जो आरएमएसएसबी बोर्ड है उसमें 4 जो संघ हैं ट्रिपल आर के बाद में जैसे हम यूनेस्को की बात कर लें, जैसे यूनेस्को है, इफला है और ILA है।
यानी कि ट्रिपल RLF, यूनेस्को और इफ्ला और ILA, इन चारों संघ की तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है क्योंकि ये सिलेबस में दिए गए हैं। इसके अलावा आप जैसे कि LA हुआ, ALA हुआ, फीड हुआ, इनकी दोस्तों सन की स्थापना और इनका मुख्यालय ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिपल RLF की स्थापना कब की गई थी? तो ट्रिपल RLF की स्थापना 22 मई 1972 को, अब 22 मई 1972 को की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आने की संभावना रहेगी क्योंकि सिलेबस में दे रखा है ट्रिपल RLF। तो 22 मई 1972 को की गई थी। हम इसके विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो ट्रिपल RLF का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो वो इस प्रकार है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 22 मई 1972 को आधुनिक भारत के राजा राम मोहन राय के 200वें जन्मदिवस पर। अब आपको पूछ ले कि आधुनिक भारत के राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 22 मई 1772। इस प्रकार आपको एग्जाम में आंसर देना है। कब हुआ था? 22 मई 1772 को जन्म हुआ था। उनके 200वें जन्मदिवस पर ट्रिपल RLF की स्थापना की गई थी उनके नाम पर। और इस पुस्तकालय संघ का रजिस्ट्रेशन, दोस्तों रजिस्ट्रेशन यानी कि ILA का रजिस्ट्रेशन, ट्रिपल RLF का रजिस्ट्रेशन, तो इनका ध्यान रखना है आपको। इस रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1961 के तहत किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? सॉल्ट लेक, कोलकाता में वर्तमान मुख्यालय है। और इसका दोस्तों एक प्रमुख क्या है उद्देश्य? दोस्तों एक प्रमुख उद्देश्य है कि सार्वजनिक पुस्तकालय का क्या करना दोस्तों? सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना तथा उनके विकास में योगदान करना ट्रिपल RLF का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार दोस्तों आप यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर करोगे तो आपके बहुत सारे डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। दोस्तों 5 लाइन लिखी हुई हैं जिसमें से एक लाइन पूछने की एग्जाम में यानी कि पूर्ण संभावना रहेगी, यानी कि कब स्थापना की गई थी, किस एक्ट के तहत की गई थी, वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि किस एजेंसी के सहयोग से यूनेस्को ने यूनिसिस्ट को स्थापित किया था? तो किस एजेंसी के सहयोग से यूनेस्को ने यूनिसिस्ट को स्थापित किया था? तो वो किस, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ICSU, फीड, इफ्ला, ALA। तो यूनिसिस्ट को, आप दोस्तों यूनिसिस्ट को आपको पता तो होगा कि यानी कि यूनेस्को ने स्थापित किया है, लेकिन किसके सहयोग से किया है ये आपको दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। तो ICSU के सहयोग से यूनिसिस्ट को स्थापित किया गया है। और जिसके हम यानी कि विशेष सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं ताकि आपका डाउट है जो क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार है कि यूनिसिस्ट का पूरा नाम, तो यूनिसिस्ट का पूरा नाम, इसके बाद में दोस्तों मैं आपको 4 बता देता हूँ। यूनिसिस्ट, यूनिमारक, यानी कि इस प्रकार दोस्तों जो भी यानी कि बड़े बड़े नाम है, ISBN, ISBD, ISSN, जैसे इनफ्लिमनेट हुआ दोस्तों, इनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। तो यूनिसिस्ट का पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका विकास 1971 में कर लिया गया था दोस्तों। विकास और इनका जो दोस्तों कार्यक्रम कब शुरू किया गया ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि इनका विकास पहले हो जाता है, इनका यानी कि प्रकाशन बाद में होता है। तो दोस्तों 1971 में कर लिया गया था, जिसको यूनेस्को ICSU के द्वारा इस कार्यक्रम को 1973 में शुरू किया गया था, जो सूचना को विकसित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों जो यूनिसिस्ट है वो सूचना को विकसित करने का कार्य करता है। और यूनेस्को व ICSU के द्वारा इसको 1973 में शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम का दोस्तों दूसरा नाम है, यानी कि दूसरा नाम आपको यानी कि कन्फर्म होना चाहिए कि वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम दोस्तों ICSU और दोस्तों यूनेस्को के द्वारा चलाया गया दोस्तों जो यूनिसिस्ट है उसका दूसरा नाम है वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है नंदन नीलकेणी, दीपक नायर, सैम पित्रोदा, अशोक गांगुली। तो किसकी अध्यक्षता में यानी कि NKC शुरू किया गया था? तो नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना दोस्तों किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो की गई थी सैम पित्रोदा। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में की गई थी। अब दोस्तों आपको पूछ ले कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अब दोस्तों इसकी थोड़ी अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं ताकि आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए और आपका ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आए आपको। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन, इंग्लिश में भी लिखा हुआ दोस्तों, की स्थापना 13 जून 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 13 जून 2005 को हुई थी सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में।
और इसकी स्थापना यानी कि किसकी स्थापना दोस्तों, एनकेसी की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आपको पता है 2005 से 2007 और 2002-05 के बीच में आता है कि आयोग की स्थापना की गई थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के बीच में इसका क्या कर दिया गया था दोस्तों, विघटन कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विघटन कर दिया गया था कब दोस्तों, 2014 में। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का दोस्तों जो मूल वाक्य है दोस्तों, जिस भी संघ का यानी कि हमेशा किसी ना किसी संघ का क्या होता है दोस्तों, मूल वाक्य होता है, जिसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि इस पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, ये किसका मूल वाक्य है, तो ये किसका मूल वाक्य हो जाएगा, एनकेसी का। यानी कि जो एनकेसी का मूल वाक्य क्या है, पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है। एक दोस्तों बहुत बार एक वाक्य है जो पूछा जाता है कि पुस्तकालय से कुछ भी पूछो, यानी कि पुस्तकालय से कुछ भी पूछो, ये दोस्तों एएलए का एक क्या है दोस्तों, आयोग यानी कि मूल वाक्य है एएलए का कि पुस्तकालय से कुछ भी पूछो। दोस्तों आप यूजीसी नेट के एग्जाम देख लो, यानी कि केवीएस, डीएसएसबी, इसरो, हर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि पुस्तकालय से कुछ भी पूछो किसका मूल वाक्य है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक छोटी सी बात और है, यानी कि दोस्तों इस एनकेसी के द्वारा दोस्तों एग्जाम में पहले पूछा गया है, एनकेसी के द्वारा दोस्तों 2006 में पुस्तकालय संबंधी रिपोर्ट पेश की गई थी। यानी कि दोस्तों इसकी स्थापना तो 2005 को हो गई थी, 13 जून 2005 को, लेकिन एनकेसी ने रिपोर्ट 2006 को पेश की थी, जो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में एक बार पहले पूछा गया 2018 में कि एनकेसी के द्वारा रिपोर्ट कब पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी पता चले। तो अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल कराई गई थी। अब दोस्तों आपको पहले तो इसके बारे में बता दें कि दोस्तों जो ये क्या है कि आईसीसीपी, यानी कि दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया था कब दोस्तों, 29 दिसंबर की एग्जाम हुई थी ना, उसमें आया था ये 29 दिसंबर 2019 को आरएमएसएसबी लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी। उसमें पूछा गया था कि आईसीसीपी को दूसरे किस नाम से जानते हैं, जिसका हमने विशेष सॉल्यूशन में ऐड कर रखा है। लेकिन दोस्तों इसका पहले आंसर देना है कि आईसीसीपी का जो कार्यक्रम है, सम्मेलन है, वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, 4 ऑप्शन देंगे, यूनेस्को, एसलिब, फीड और इफ्ला। तो दोस्तों जो आईसीसीपी का कार्यक्रम है वो इफ्ला के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, इफ्ला के द्वारा आयोजन किया गया था। अब हम इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ताकि आपका हर जो दोस्तों डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि आईसीसीपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों आपको, आईसीसीपी की क्या पूछ सकता है दोस्तों, फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो उसको आपको फुल फॉर्म को ध्यान में रखना है। इसके बाद में दोस्तों इसका आयोजन सन 1961 में इफ्ला के द्वारा किया गया था दोस्तों, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे किया गया था, पेरिस फ्रांस में किया गया था। अब आप दोस्तों यूनेस्को कर लोगे वहाँ पे क्या कि आपको पता चलेगा पेरिस फ्रांस में तो यूनेस्को का मुख्यालय उसने कराया होगा, ऐसी बात नहीं है। इफ्ला के द्वारा किया गया था सन 1961 में पेरिस फ्रांस में, और इस कार्यक्रम को पेरिस सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये आपको क्या करना है दोस्तों, दिमाग में बैठा लेना है कि पेरिस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। और आपको उन टॉपिकों को बहुत अच्छे से तैयार करना है जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं 2016 और 19 में। तो पेरिस सम्मेलन या पेरिस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। और जिसमें दोस्तों कुल सूचीकरण, यहाँ पे क्या दोस्तों आपको क्या कर लेना है कि सूचीकरण, यहाँ पे दोस्तों कर लेना है कि सूचीकरण के 12 सिद्धांतों को अपनाया गया था या प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। सूचीकरण के दोस्तों पेरिस सम्मेलन में 12 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया था, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर एशियार फर्स्ट का निर्माण किया गया था। कब दोस्तों, तो कब किया गया था, 1967 में। कब किया गया, 1967 में किया गया था। और 1961 में क्या हुआ दोस्तों, पेरिस से सम्मेलन हुआ था, और उसी 12 सिद्धांतों के आधार पर दोस्तों एशियार फर्स्ट का निर्माण किया गया है। अब दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि एसी कब आया, एसीआर कब आया, एशियार फर्स्ट कब आया, एशियार 2 कब आया, एशियार का रिवाइज एडिशन कब आया। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों को एक सर्वेक्षण किया, वह समिति आयोग या कौन सा है। यानी कि सर्वेक्षण क्या होता है दोस्तों, उनके विकास का ध्यान रखा गया या दोस्तों उनको सलाह दी गई।
क्या दी गई दोस्तों, उनको सलाह दी गई या उनका सर्वेक्षण किया गया और कहा गया कि इस प्रकार पुस्तकालय को क्या करना दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास करना है। तो वो आयोग या समिति कौन सी थी दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, रंगानाथन कमेटी, सिन्हा कमेटी, कोठारी आयोग और राधाकृष्ण आयोग। और दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन आना है वो इन 4 आयोग से आना है। यहाँ पे गांठ बांध लेना, 4 आयोग हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में एक छोटे छोटे 2 आयोग और हैं, जैसे कि मुदालिर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, और इसके बाद में एक आप आयोग और याद रख सकते हो दोस्तों, जो कि बहुत ही कम संभावना रहेगी उससे पूछने की। तो दोस्तों इस आयोग, ये चारों आयोग आपको बता दे जाएंगे अभी। तो दोस्तों जो आयोग था स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का संरक्षण किया करता था, वो दोस्तों कौन सा था, सिन्हा कमेटी या दोस्तों सिन्हा समिति। अब दोस्तों सिन्हा समिति के बारे में बहुत जो जानकारी है वो दोस्तों हम बात कर लेंगे। तो इस प्रकार है दोस्तों कि एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरी सिन्हा समिति कमेटी, यानी कि दोस्तों जो एडवाइजरी कमेटी है, सिन्हा समिति है, सलाहकार समिति है, परामर्श समिति है, दोस्तों ये एक ही नाम है सभी के। तो दोस्तों जो सिन्हा कमेटी थी उसी के सारे नाम है, एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति, परामर्श समिति। तो इस समिति को ही पुस्तकालय सलाहकार समिति के नाम से भी जानते हैं। इस समिति का गठन केपी सिन्हा की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, केपी सिन्हा की अध्यक्षता में 1957 में किया गया था, जो कि भारत में स्थित पुस्तकालयों का संरक्षण करती है और पुस्तकालय के विकास में सलाह देने का कार्य करती है। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इस आयोग में इतना ही कार्य हुआ था यानी कि पुस्तकालय के क्षेत्र में। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रंगानाथन कमेटी है, ये भी दोस्तों पुस्तकालय के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है कि रंगानाथन कमेटी ने कहा था कि प्रत्येक छात्र को 15 रुपये कुल बजट से, वह प्रत्येक यानी कि अध्यापक को दोस्तों कितने 200 रुपये, प्रत्येक अध्यापक को 200 रुपये यानी कि दिए जाने चाहिए बजट के अनुसार। इसके हम दोस्तों कोठारी आयोग है, ये कुल बजट से दोस्तों 6 से 10% यानी कि पुस्तकालय में खर्च करने, व्यय करने की क्या करता है दोस्तों, वकालत करता है। और इसके बाद दोस्तों जो राधाकृष्ण आयोग है, इसको दोस्तों भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, जो 1900 कब बना था, 1948 में। कब बना था, 1948 में, जिसने कुल बजट से पुस्तकालय के क्षेत्र में 6.5% बजट को यानी खर्च करने का प्रावधान है। दोस्तों कोठारी आयोग बना था 1964 में। कब बना था, 1964 में। रंगानाथन कमेटी भी बनी थी कब, 1957-58 में। कब बनी थी, 1957-58 में बनी थी दोस्तों, जिसको आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि क्या दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी यानी कि दोस्तों नेपलिस बात कर सकते हैं कि नेपलिस का गठन यानी किसकी अध्यक्षता में कौन था। तो नेपलिस का दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, डीपी बरुआ, कल्पना दास गुप्ता, डीपी चट्टोपाध्याय, वीके राव। तो दोस्तों वीके राव भी इंपॉर्टेंट है पुस्तकालय के क्षेत्र में, जिसकी हम आगे एक संपूर्ण विवरण लेके आएंगे। तो दोस्तों जो नेपलिस है या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी समिति है, उसका दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय। कौन था, डीपी चट्टोपाध्याय, जिसके मेन विशिष्ट सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका थोड़ा विशिष्ट सॉल्यूशन बड़ा है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पूरा यानी कि संपूर्ण विवरण दिया गया है नेपलिस का। तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का गठन सर्वप्रथम ट्रिपल आलप के द्वारा, कौन सा दोस्तों, ट्रिपल आलप संघ है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, उसके द्वारा किया गया था। इस कार्य हेतु ट्रिपल आलप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे दोस्तों आप छोटा सा क्वेश्चन और क्लियर हो रहा है कि ट्रिपल आलप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर डीपी बरुआ की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। क्या दोस्तों, ट्रिपल आलप के जो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर डीपी बरुआ की अध्यक्षता में दोस्तों इस समिति को बनाने हेतु एक कार्यकारी दल का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप करना था। जो दोस्तों डीपी बरुआ की अध्यक्षता में जो गठन का दल हुआ था, समिति बनी थी, उसका यही मेन मुख्य जो दोस्तों उद्देश्य था कि राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप तैयार करना। यह समिति सन 1983 में राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप निर्मित करती है या तैयार करती है। तो दोस्तों वो समिति कब तैयार करती है, 1983 में। और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, कौन से दोस्तों, तो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा सन 1985 में प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में। तो दोस्तों ये सारी लाइनें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1985 में भारत सरकार ने डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति प्रारूप को लागू करने हेतु एक कार्यकारी दल बनाती है, और जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर 31 मई 1986 को भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप को लागू कर दिया जाता है, यानी
यानी कि नेपलिस की स्थापना कर दी जाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छा विवरण डाला है टीम ने ताकि आपका हर क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 2 भागों में क्रमबद्ध की गई है। सामान्य प्रकाशन और दूसरे प्रकाशन का आपको नाम देना है। तो दोस्तों आपको 2-3 यानी कि टॉपिक है। एक तो दोस्तों INB, क्या दोस्तों, एक है INB, एक है दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। और दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे 2016 और 2019 में क्वेश्चन आए हैं, तो उनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है या INB है दोस्तों, वो कितने प्रकार से या कितने भागों में क्रमबद्ध की गई है? तो 2 भागों में क्रमबद्ध की गई है। पहला भाग है सामान्य प्रकाशन और दूसरा कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निजी, इलेक्ट्रॉनिक, सरकारी और नॉन बुक। तो कौन सा भाग है दूसरा? तो दूसरा है कि सरकारी प्रकाशन। पहला है कि सामान्य प्रकाशन और दूसरा सरकारी प्रकाशन, 2 भागों के रूप में प्रकाशित की जाती है। अब हम इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय उप विभाग CRL, क्या दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक उपभाग है, क्या दोस्तों, CRL। और इस CRL की स्थापना कब की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी CRL की स्थापना। और दोस्तों CRL के द्वारा 1957 में पहली बार INB को प्रकाशित किया गया था। और CRL की दोस्तों पहले एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, जिसकी आवृत्ति मासिक है। किसकी दोस्तों? INB की आवृत्ति क्या दोस्तों? INB की आवृत्ति मासिक है। और इसके साथ साथ ही फादर्स ऑफ INB कौन है दोस्तों? तो वो कौन हो जाएगा? BS केशवन। कौन दोस्तों? BS केशवन फादर्स ऑफ INB है। और दोस्तों INB की बहुत ही ज़्यादा जानकारी है जिसको मैंने कि एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये इसमें भी हो जाएगा दोस्तों कि यानी ये सूचना का द्वितीयक स्रोत है और सूचना और 1957 में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। दोस्तों हमने ये दोनों बातें ऊपर कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार है कि शब्दकोश सूची के नियम, तो शब्दकोश सूची के नियम किसने बनाए थे? तो शब्दकोश सूची के जो नियम है वो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, A पेनिजी, CC जोवेट, S लुबेस्टकी और CA कटर। तो किसके द्वारा शब्दकोश सूची के नियम बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे किसके द्वारा? CA कटर के द्वारा। चार्ल्स ME कटर के द्वारा शब्द सूची के नियम बनाए गए थे। और कब बनाए गए थे दोस्तों? विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो शब्दकोश सूची के नियम है उसी को इंग्लिश में कहते हैं रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग। ये दोस्तों एक पुस्तक है जिसका प्रकाशन CA कटर द्वारा सन 1876 में किया गया था या लिखी गई थी, और जो सूचीकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अब दोस्तों आपको यानी कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। दोस्तों चार्ल्स ME कटर बहुत यानी कि पुस्तकालय के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है उनका, तो आपको उनको यानी कि अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि डेसीडॉग यानी कि डेसीडॉग जो संस्था है, डेसीडॉग संस्था के अंतर्गत कार्य करती है। तो दोस्तों डेसीडॉग संस्था के अंतर्गत कार्य करती है या डेसीडॉग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो डेसीडॉग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, DRDO यानी कि DRTC, DRDO सीरियल्स और CSIR। तो दोस्तों किसके द्वारा स्थापना की गई है डेसीडॉग की? तो डेसीडॉग की स्थापना की गई DRDO के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? तो DRDO के द्वारा डेसीडॉग की स्थापना की गई है। आप दोस्तों आपको याद करने का एक अच्छा सा तरीका मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार आप ऐसे लिख लिया करो दोस्तों, यानी कि क्या दोस्तों, ऐसे लिख लिया करो DRDO। अब इसके नीचे दोस्तों एक लाइन खींच लिया करो और इसके नीचे किस यानी कि DRDO ने किसकी स्थापना की? डेसीडॉग ने। किसने की? यानी कि DRDO ने स्थापना की डेसीडॉग ने। अब डेसीडॉग के नीचे 3 लाइनें खींच लिया करो दोस्तों ऐसे, और डेसीडॉग ने 3 सॉफ्टवेयर बनाए दोस्तों, उनको लिख लिया करो, जैसे कि संजय सॉफ्टवेयर यानी कि संजय सॉफ्टवेयर दोस्तों, सूचिका सॉफ्टवेयर और दोस्तों डेलमस। अब यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों डेलमस। तो दोस्तों इस प्रकार आप लिख लेते हो तो आपको क्या रहता है, ध्यान में रखता है। यानी कि DRDO के द्वारा डेसीडॉग बनाया गया था, डेसीडॉग के द्वारा दोस्तों 3 सॉफ्टवेयर बनाए गए थे। तो इस प्रकार यदि आप एक चार्ट कच्चा चिट्ठा बनाते हो तो उस कच्चे चिट्ठे में आपको क्या रहता है दोस्तों, ध्यान रहता है कि किस द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार है कि डेसीडॉग का पूरा नाम। तो दोस्तों आपको डेसीडॉग का पूरा नाम बहुत यानी कि दोस्तों ऊपर भी दिए गए हैं, जिस प्रकार दोस्तों 4 दिए गए हैं कि DRTC यानी कि DRTC दोस्तों, DRDO सीरियल्स, CSIR, इन चारों के दोस्तों क्या रखने हैं आपको, फुल फॉर्म याद रखनी है।
तो इसके यदि दोस्तों आप फुल फॉर्म पूछी जाती हैं एग्जाम में बहुत बार, और बहुत स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसी फुल फॉर्म बना के देता है चारों ऑप्शन में कि स्टूडेंट यानी कि पढ़ी नहीं होगी तो आपकी फुल फॉर्म जरूर गलत होने की संभावना रहेगी। तो इसकी दोस्तों आपको फुल फॉर्म यानी कि जरूर याद कर लेनी है। तो दोस्तों डेसीडो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो डेसीडो की दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेसीडो की स्थापना डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों 1967। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर ने तो 1967 बता दिया, हमने 1958 भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, 1958 भी पढ़ा है। तो दोस्तों एग्जाम में 1958 और 1967 दोनों साथ नहीं आएंगे, या तो आएगा 1958, क्योंकि डीआरडीओ ने डेसीडो की स्थापना 1958 में भी की थी, कई पुस्तकों में मिलता है, और 1967 में भी। जिन पुस्तकों में 58 मिलता है उनमें आगे लिखा रहता है कि डेसीडो की स्थापना 1958 में कर दी गई थी, लेकिन डेसीडो ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना 1967 में प्रारंभ किया था। और कई बुकों में सीधा ही लिखा रहता है कि डेसीडो की स्थापना डीआरडीओ के द्वारा 1967 में की गई थी। तो इस प्रकार आपका कोई भी डाउट हो तो वो पहले क्लियर किया करो, ताकि एग्जाम में आपको वो दोस्तों परेशान ना करे। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 1967 में की गई थी। यह डीआरडीओ की केंद्रीय एजेंसी के रूप में, दोस्तों जो केंद्रीय एजेंसी होती है, हर संघ की एक केंद्रीय एजेंसी होती है जो कि अलग अलग तरीके से कार्य करती है, केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो कि डीआरडीओ के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना एवं प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रलेखों यानी कि प्रलेखों है दोस्तों, यहाँ पे प्रलेखों की सूचना का संग्रहण डीआरडीओ को देने का कार्य करती है। जो दोस्तों वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं उनके जो प्रकाशित या अप्रकाशित जो प्रलेख होते हैं, तो दोस्तों इनको आप सीधी भाषा में याद करो। जो साइंटिस्ट होते हैं वैज्ञानिक, वो दोस्तों किसी भी प्रकार का प्रकाशन या किसी भी प्रकार की दोस्तों साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से जो कार्य करते हैं, उनको पहले लेख लिखकर दोस्तों एक संघ को बताते हैं कि हम आगे इस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं। तो उस प्रकार का आगे कार्य करने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो लेख होते हैं वो दोस्तों डेसीडोग के द्वारा डीआरडीओ को सौंप दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का कार्य करता है डेसीडोग। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए, और दोस्तों ये रटने से याद नहीं होंगे, आपको समझना होगा कि किस प्रकार क्या हो रहा है आगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एसीआर का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों एसीआर का पूर्ण रूप कौन सा है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। अमेरिकन अथॉरिटी ऑफ सेंटर राइट्स, एंग्लो अमेरिकन सेंटर ऑफ रिसर्च, एंग्लो अमेरिकन क्लास रूल्स, और दोस्तों एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। तो दोस्तों चार ऑप्शन अच्छे बनाए हैं टीम ने, ताकि आपको कन्फ्यूज हो। यदि आपका दोस्तों वीडियो में कन्फ्यूज दूर होता है तो आप एग्जाम में 100% सिलेक्शन ले पाओगे। तो एसीआर का पूर्ण रूप कौन सा है, तो दोस्तों जो फोर्थ ऑप्शन है कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स, दोस्तों वो एसीआर का यानी कि फुल फॉर्म है। और दोस्तों एसीआर की स्थापना या दोस्तों एसीआर को प्रकाशित कब किया गया था, तो 1949 में। कब दोस्तों, यानी कि 1949 में किया गया था दोस्तों। एसी बना था 1908 में, सबको ध्यान रखना है आपको। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, एसी बना था 1908 में, एसीआर दोस्तों एसीआर बना था दोस्तों 1949 में। इसके बाद दोस्तों एसीआर फर्स्ट यानी कि दोस्तों एसीआर फर्स्ट बना था दोस्तों 1967 में, और दोस्तों एसीआर 2 बना था कब, 1978 में। तो इस प्रकार आपको इन चारों को ध्यान रखना है, किस प्रकार कौन से संघ ये बने हैं दोस्तों। तो इसके बाद में अगले यानी कि थोड़ा विशेष सॉल्यूशन की बात कर भी लेते हैं। तो इस प्रकार है कि एसीआर का निर्माण 1949 में अमेरिकन पुस्तकालय, लाइब्रेरी एसोसिएशन और कनाडियन पुस्तकालय संघ, इन तीनों के आपसी सहयोग से एंग्लो अमेरिकन कोड का निर्माण यानी कि एंग्लो अमेरिकन कोड का एक नया स्वरूप यानी कि दोस्तों एसी का संशोधित स्वरूप एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स 1949 में प्रकाशित किया गया, जो एसी का संशोधित रूप है, जो बात ऊपर आ चुकी है। दोस्तों ये जो विशेष सॉल्यूशन डाला जाता है ये दोस्तों यानी कि मेरे द्वारा सिंपल भाषा में डाला जाता है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों किसी प्रकार की कोई गलती हो तो आप यानी कि कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। सीधी भाषा में यदि आप इसी तरह यदि बुक में लिखा हो तो आप समझ नहीं पाओगे। तो इस प्रकार दोस्तों विशेष सॉल्यूशन के साथ आपको हर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तकालय संघ द्वारा ISBN प्रदान किया जाता है। तो किस पुस्तकालय संघ द्वारा ISBN प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो चार ऑप्शन दिए गए, नेशनल लाइब्रेरी, इफ्ला, निस्केर और राजा राममोहन राय यानी कि लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो ISBN दोस्तों आपको पता होगा किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। अब दोस्तों आपको याद रखना कि ISSN ये भी दोस्तों यानी कि मिलता जुलता है कि ISBN, ISBD और IISSN यानी कि ISSN तो दोस्तों सेम है। जिस प्रकार दोस्तों ISBD
और ISBD किसका दोस्तों, इफ्ला का प्रकाशन है। निष्केर का प्रकाशन कौन सा दोस्तों, ISSN। और दोस्तों राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का कौन सा दोस्तों, ISBN। अब दोस्तों यानी आपने ISBD पढ़ा है और ऊपर ध्यान से नहीं देखा ISBN, तो आपका दोस्तों क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इफ्ला है वो पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाए दोस्तों, क्वेश्चन गलत होने की संभावना जरूर रहती है। तो आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे, ISBN, ISBD और ISSN कौन कौन प्रदान करता है। अब हम दोस्तों ISBN की थोड़ी विशिष्ट जानकारी की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार की भारत में ट्रिपल आलप के द्वारा ISBN जारी करने का कार्य किया जाता है। सन 2007 से पूर्व ISBN 10 अंकों का था। कितने अंकों का था, तो 10 अंकों का था। 1 जनवरी 2007 में क्या हो गया दोस्तों, ISBN 13 अंकों का हो गया। 13 अंकों को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया। ये आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखनी है। और जिसमें यानी कि रेड कलर में जो लिखा है उसको तो आपको यानी कि अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। 13 अंकों का हो गया, उसको 5 भागों में बांटा गया था। सन 2011 से पहले ISBN का प्रकाशन ट्रिपल आलप के मुख्यालय, ट्रिपल आलप का जो मेन मुख्यालय था सोल्ट लेक कलकत्ता के द्वारा किया जाता था, परंतु 2011 के बाद ISBN जारी करने का कार्य ट्रिपल आलप का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली करता है। इस प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, ट्रिपल आलप के दोस्तों जो 4 मुख्य कार्यालय हैं उनको आपको ध्यान रखने हैं। ट्रिपल आलप सार्वजनिक पुस्तकालयों को किस प्रकार अनुदान देता है, जैसे कि विकसित राज्यों के लिए, विकासशील राज्यों के लिए या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किस प्रकार अनुदान देने का कार्य करता है, उसको आपको ध्यान रखना है। या दोस्तों और भी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखना है कि ट्रिपल आलप का प्रथम अध्यक्ष कौन था, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नेपलिस की हमने पहले बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो छोटी छोटी जानकारियां हैं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो इस प्रकार है कि इनफिलिप नेट 1 है। तो इनफिलिप नेट 1 क्या है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एक जर्नल का नाम, भारत के डॉक्यूमेंट सेंटर का नाम, भारत का इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यूनेस्को का एक डॉक्यूमेंट का प्रोग्राम। तो दोस्तों इनफिलिप नेट क्या है कि भारत में इन्फॉर्मेशन एक नेटवर्क है। क्या दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एक नेटवर्क है। और दोस्तों इनफिलिप नेट और डेल नेट और OCLC, क्या दोस्तों, इनफिलिप नेट, डेल नेट और OCLC तीनों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इनका वीडियो मैंने दोस्तों यूट्यूब पे आज के यानी कि बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। तो ओके दोस्तों, इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इनफिलिप नेट की स्थापना UGC ने 1991 में की थी। किसके द्वारा की गई थी, तो UGC के द्वारा 1991 में इनफिलिप नेट की स्थापना की गई थी, जो कि एक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर यानी कि अहमदाबाद गुजरात गांधीनगर में है। और दोस्तों इनफिलिप नेट के कम से कम 8-7 कार्यक्रम है, जैसे कि एनालिस्ट हुआ, विद्वान हुआ, शोध गंगा हुआ, शोध गंगोत्री हुआ, इस प्रकार दोस्तों प्लानर हुआ, कैलिबर हुआ। इस प्रकार के दोस्तों इनफिलिप नेट के जो कार्यक्रम है उनको आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला यानी आज दोस्तों 500 यूनिट के दोस्तों मिक्स क्वेश्चन है, ताकि आपका कोई भी यानी कि क्वेश्चन में डाउट हो वो आपका क्लियर हो और आपको खुद को पता चल सके कि मेरी कौन सी यूनिट वीक है, उस आधार पर आप आगे तैयारी कर सको। तो यानी कि दोस्तों किस प्रकार है कि CDS और IS की रूपांतरण भाषा में क्या एक टैग पहले होता है। तो दोस्तों जो CDS और ISS की रूपांतरण भाषा होती है तो उसमें एक टैग लगा होता है दोस्तों। पहले आपने क्वेश्चन तो आज ही देखा होगा दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो उसमें दोस्तों एक टैग लगा होता है, जो ऑप्शन C में दे रखा है V का सा टैग। इस प्रकार का दोस्तों एक टैग लगा होता है जो कि CDS IS सॉफ्टवेयर से पहले लगा होता है। अब दोस्तों इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों जितना विशेष सॉल्यूशन डाला गया है, ये एग्जाम 29 दिसंबर 2019 में पूछा गया है कि CDS और IS सॉफ्टवेयर का निर्माण यूनेस्को के द्वारा सन 1985 में। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे कि CDS IS सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया, यूनेस्को ने। कब किया, 1985 में। उसमें टैग कैसा होता है, V प्रकार का। आगे है दोस्तों CDS और IS की फुल फॉर्म यानी कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस और इंटीग्रेटेड सेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सर्विस है और यहाँ पे सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों इसको क्या मान लेते हैं, सेम ही मान लेते हैं। और सेम मानने पर क्या हो जाता है, एग्जामिनर बहुत ही तेज होता है जो कि सेम ऑप्शन बना के देता है। ऑप्शन यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन, तो आपका गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और एक छोटी सी नीचे लाइन लिखी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों सॉफ्टवेयर दोस्तों पास्कल भाषा में संचालित हैं। तो दोस्तों इतने से में आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यानी कि महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा विशेष सूत्र सरकार को उनके राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने पर जोर देता है। तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो कि दोस्तों उसे यानी कि लागू करने पर जोर देता है।
यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र और चौथा। तो दोस्तों जो दूसरा सूत्र है वो दोस्तों क्या देता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने पर जोर देता है। उसकी दोस्तों थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार है कि पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। दूसरा सूत्र है दोस्तों ये, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के दूसरे सूत्र की संतुष्टि हेतु 4 प्रमुख लोगों का उत्तरदायित्व का उल्लेख किया है। पहला है दोस्तों राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, दूसरा पुस्तकालय प्राधिकार का उत्तरदायित्व है, तीसरा दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हो आप पाठक का उत्तरदायित्व है, और दोस्तों अगला लिख सकते हो कि एक पुस्तकालय क्षेत्र का उत्तरदायित्व होना बहुत ज़रूरी है। अब आप दोस्तों पुस्तकालय क्षेत्र का उत्तरदायित्व समझ नहीं पाओगे, लेकिन दोस्तों एक पुस्तकालय क्षेत्र में क्या होता है कि एक पुस्तकालय क्षेत्र में यदि दोस्तों बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उनका दायित्व अच्छी तरीके से होना चाहिए कि जो भी पाठक आए या जो भी दोस्तों पाठक हो उसको पुस्तक जरूर यानी कि जरूर मिलनी चाहिए। सिंपल भाषा में आप याद करने की कोशिश करें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से तार्किक क्रम में रखिए। तो दोस्तों ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी गया था इस बार कि दोस्तों डेटा क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि डेटा क्या है। तो दोस्तों डेटा क्या होता है दोस्तों, नहीं ऐसे आया था कि सूचना क्या है दोस्तों। तो सूचना क्या है दोस्तों, असंगठित डेटा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार 29 दिसंबर के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसका दोस्तों सही संगठित तार्किक क्रम कौन सा है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूचना, ज्ञान, डाटा, बुद्धिमत्ता। बी में दिया गया ज्ञान, सूचना, बुद्धिमत्ता, डाटा। सी में दिया गया डाटा, ज्ञान, सूचना, बुद्धिमत्ता, और डी में दिया गया डाटा, सूचना, ज्ञान और बुद्धिमत्ता। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो 4th ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी कि दोस्तों जो ज्ञान डाटा होता है, डाटाओं का संगठित रूप सूचना होता है, और सूचना का संगठित रूप ज्ञान होता है, और ज्ञान का संगठित रूप क्या होता है, बुद्धिमत्ता होता है, और बुद्धि का संगठित रूप होता है परंपरा। क्या होता है दोस्तों, परंपरा होता है। इनको आपको 500 को ध्यान रखना है। एग्जामिनर यानी कि इस बार ऐसे भी दे सकता है कि डाटा का संगठित रूप होता है और वो सूचना ऑप्शन को एग्जाम में नहीं दे ऑप्शन में और सीधा दे दे ज्ञान। तो इस प्रकार भी सही होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि यदि डाटा के बाद में सूचना होगा, सूचना के बाद ज्ञान होगा, तो यदि वो सूचना थोड़ा यानी कि सतर्कता हो तो वो सूचना ना देकर सीधा ज्ञान दे दे तो भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर वहीं पे सही होने की संभावना हो जाएगी। दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो ताकि उसको हर तरीके से एनालिसिस करो उसका कि किस एक प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप यानी कि सफलता के बहुत नज़दीक चले जाओगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों पहले इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार है कि एमपी सितजा के अनुसार डेटा का संगठित रूप सूचना, सूचना का संगठित रूप ज्ञान, ज्ञान का संगठित रूप बुद्धि, और बुद्धि का संगठित रूप क्या होता है दोस्तों, परंपरा होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। इस नाम को आप याद ध्यान रखना कि एमपी सितजा नाम का व्यक्ति था जिसने यह सब क्या यानी कि बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो दोस्तों पुस्तक यानी कि जो सूचना के स्रोत होते हैं उनसे किस स्रोत से संबंधित है। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में दिए गए द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, तृतीयक स्रोत और द्वितीयक और तृतीयक स्रोत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो प्राथमिक सूचना के प्राथमिक स्रोत होते हैं उससे संबंधित होता है बौद्धिक संपदा अधिकार। अब हम थोड़ी इसकी बौद्धिक संपदा अधिकार की विशेष सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार है कि किसी भी रचनाकर्ता इनकी किसी भी रचनाकर्ता या आविष्कारकर्ता को उसकी बुद्धि से रचित रचनाओं पर कानूनी तौर पर एक निश्चित समय अवधि के लिए विशेषाधिकार या स्वामित्व प्रदान करना। क्या दोस्तों किसी भी रचनाकर्ता होता है या कोई देखो ऐसे मान के चलो सिंपल भाषा में कोई रचना करता है या कोई आविष्कार करता है वैज्ञानिक, तो उसकी बुद्धि यानी कि वो खुद की बुद्धि से रचित रचना लिखता है तो उसको एक कानूनी तौर पर एक अधिकार दे दिया जाता है कि आपको इतने दिन का यानी कि निश्चित समय अवधि दी जाती है, और उसी निश्चित समय अवधि को दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार के नाम से जानते हैं। और बौद्धिक संपदा अधिकार दोस्तों अधिकार की शब्द सर्वप्रथम यानी कि अवधारणा कौन थी विश्व में, तो फ्रांस की क्रांति के उदारवादी विचारक थे बेंजामिन कोस्टेंट। इनका नाम दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार से क्वेश्चन आने की संपूर्ण संभावना रहेगी, तो इनका नाम जरूर पूछा जाएगा। और कब दी गई थी, तो 1817 या 18 दोस्तों में दी गई थी। तो इस प्रकार आप बौद्धिक संपदा अधिकार को ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर में कितने अंक होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ISSN, तो दोस्तों ISSN, ISBD और ISBN का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। और इसमें कुल कितने अंक होते हैं, तो दोस्तों ए ऑप्शन में 5, बी ऑप्शन में 10, सी में 13 और डी में 8। ये एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो दोस्तों ISSN में कुल कितने अंक होते हैं, तो कुल 8 अंक होते हैं। हम इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार है कि भारत में ISBN 1986 से दिया जा रहा है और जो कि निस्केर के द्वारा दिया जाता है।
वर्तमान में प्रिंट संस्करण PISSN और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण EISSN है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि यानी कि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम इस प्रकार की वीडियो आगे भी लेके आएंगे आपके लिए। आज 500 यूनिट के दोस्तों मिक्स क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन की रफ्तार की मूलभूत श्रेणी में पहचान सर्वाधिक कठिन किसकी है। तो जो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने 5 मूलभूत श्रेणी बताई थी दोस्तों, उनकी जो सर्वाधिक कठिन पहचान किसकी है, यानी कि सबसे ज़्यादा कठिन पहचान कौन से की है। तो दोस्तों ऑप्शन 4 दिए गए, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और एक और है टाइम। तो कौन सा दोस्तों, यानी कि ई में टाइम हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा कठिन पहचान किसकी है, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की। हम दोस्तों सिंपल भाषा में भी याद कर सकते हैं कि आदमी को पहचानना हमारे बस की बात नहीं होती है। तो कोई भी आदमी दोस्तों किसी का भी क्या हो सकता है, यानी कि दोस्तों कल परसों की बात है, एक यानी कि टीचर ने दोस्तों ग्रुप से बाहर कर दिया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो दोस्तों हम यानी कि किसी भी प्रकार के इंसान को पहचान नहीं सकते। तो उस प्रकार क्या होता है दोस्तों की पर्सनैलिटी होती है, उसकी सर्वाधिक कठिन पहचान होती है। इस प्रकार दोस्तों हम इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो कोलन क्लासिफिकेशन के द्वितीय संस्करण में सर्वप्रथम 5 मूलभूत श्रेणी PMST को वर्गीकरण का आधार बनाया गया था, जिसे मान्यता 1944 में दी गई थी। ये दोस्तों ध्यान रखना है कि जो PMST है उसको द्वितीय संस्करण में आधार बनाया गया था डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा, और उसको मान्यता 1944 में दी गई थी। और इनके चिन्हों को दोस्तों आगे परिवर्तन कर करके आगे यानी कि निरूपण किया गया था। यानी कि तीसरे में इनको कोलन दिया गया था, उसके बाद में जैसे कि छठे रीप्रिंट में जैसे टाइम का चेंज हो गया था, उस प्रकार दोस्तों दिया गया था, जिनका हमने शिष्य का एक वीडियो डाल रखा है। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो शिष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस प्रकार है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किस वर्ष शुरू किया गया था। तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी दोस्तों किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा, लेकिन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी दोस्तों 2012 में शुरू किया गया था। कब दोस्तों शुरू किया गया, 4 मई 2012। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की शुरुआत दोस्तों 4 मई 2012 को की गई थी, जो कि संस्कृति मंत्रालय के। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर किस प्रकार देता है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किस यानी कि किसके अधीन कार्य करता है। दोस्तों वहाँ पे दे देगा भारत सरकार, राज्य सरकार, संस्कृति मंत्रालय, और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधा करके आओगे भारत सरकार के। तो दोस्तों भारत सरकार के भी एक दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और जो कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी को दोस्तों बनाने के लिए 4 ग्रुपों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों आज थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी वीडियो में। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रसिद्ध पुस्तक क्या दोस्तों, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है। तो दोस्तों पहले तो आपको पुस्तक का नाम अच्छी तरीके से पढ़ना है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की जगह दे देगी द प्रैक्टिस, नहीं यानी कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन गलत होने की संभावना जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नाम की पुस्तक है, आपको पता तो चल गया होगा कि मैनेजमेंट नाम है, तो ये तीसरी यूनिट से क्वेश्चन पूछा है। लेकिन एग्जामिनर भी बहुत यानी कि तेज होता है, तो वो चारों ऑप्शन तीसरी यूनिट के देगा। FW टेलर, हेनरी फियोल, पीटर ड्रकर और एल उर्विक। तो दोस्तों जो ये पुस्तक थी वो तो किसकी थी, पीटर डुकर की। ये पुस्तक थी पीटर डुकर की, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। और दोस्तों जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थी वो थी FW टेलर की, 1911 में लिखी गई थी वो। और दोस्तों ये लिखी गई है 1954 में। कब दोस्तों, 1954 में लिखी गई है। थोड़ी इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ताकि आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो इस पुस्तक के बारे में ये जानकारी है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नामक पुस्तक की रचना सन 1954 में पीटर डुकर के द्वारा की गई थी। अब दोस्तों पीटर डुकर ने अपना नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि MBO सिद्धांत। कौन सा दोस्तों, MBO सिद्धांत, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थ्योरी। तो दोस्तों द्वारा की गई थी, और पीटर डुकर के द्वारा उस पुस्तक में, किस पुस्तक में दोस्तों, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नामक पुस्तक में MBO दोस्तों यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नामक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि MBO सिद्धांत किसका है। तो किसका दोस्तों, पीटर डुकर का। कब दिया गया था, तो 1954 में दिया गया था। और किस पुस्तक में दिया गया था, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नामक पुस्तक में। तो दोस्तों इस प्रकार आपके क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों क्लियर होते हैं विशेष सॉल्यूशन में। दोस्तों लाइब्रेरी ऐसी है कि आप यानी कि अकेले क्वेश्चन से याद नहीं कर सकते, उनके साथ आपको जो डाउट होते हैं वो साथ यदि क्लियर हो जाएं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइब्रेरी सब्जेक्ट एक हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। कि यानी कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं लोग कि लाइब्रेरी को ऐसा हार्ड बना रखा है कि इतना हार्ड लाइब्रेरी सब्जेक्ट है भी नहीं।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि परिग्रहण पंजी पुस्तकालय का कौन यानी कि किस प्रकार का अभिलेख होता है। परिग्रहण जो रजिस्टर होता है एक पुस्तकालय में, ये दोस्तों 3 के यूनिट से क्वेश्चन डाले गए हैं। 2 के यूनिट से आपको क्वेश्चन ऊपर देखने को मिल गए थे और दोस्तों 4 और 5 के आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो परिग्रहण पंजी पुस्तकालय का दोस्तों किस प्रकार का अभिलेख होता है, स्थायी अभिलेख, अस्थायी अभिलेख, डिजिटल अभिलेख और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो परिग्रहण रजिस्टर होता है वो पुस्तकालय का एक स्थायी अभिलेख होता है, एक महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। इसको भी आप ध्यान रखना, क्या होता है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अभिलेख होता है, एक स्थायी अभिलेख होता है। और इसके बाद हम थोड़ी इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो वो इस प्रकार है कि परिग्रहण रजिस्टर एक पुस्तकालय का महत्वपूर्ण अभिलेख होता है जिसे स्टैंडर्ड कॉलन की संख्या 14 दोस्तों 2017 के बाद 15 भी होने लग गई है, लेकिन एग्जाम में 2014 ही पूछा जाता है अभी अब तक। तो दोस्तों कितनी है, 2014 है। और परिग्रहण रजिस्टर की स्टैंडर्ड साइज क्या है दोस्तों, इनकी दोस्तों मानक साइज क्या है उसकी, तो 16x13 ये साइज तो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसकी साइज यानी कि किसकी दोस्तों, परिग्रहण रजिस्टर की। और दोस्तों जो कि पत्रिका की 4 पद्धतियाँ हैं यानी कि कौन कौन सी दोस्तों, नेवारक है, ब्राउने है, कार्डेक्स है, त्रिपत्रक है, उनकी साइज होती है दोस्तों 12.5 गुणा यानी कि 7.5। ये तो होती है दोस्तों सेमी में, और इंच में होती है 5x3, ये होती है दोस्तों इंच में। तो दोस्तों आपको दोनों ध्यान रखनी है, कौन सी सेमी में है। ये तो दोस्तों आपकी 4 पद्धतियों की हैं। और परिग्रहण रजिस्टर की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है दोस्तों, 16x13। तो दोस्तों आपको बहुत यानी कि अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार है कि मैप लाइब्रेरी, रिकॉर्ड लाइब्रेरी, कृषि लाइब्रेरी, कोर्ट लाइब्रेरी, चिकित्सा लाइब्रेरी। अब हम दोस्तों और यानी कि किसी प्रकार के जो पुस्तकालय होते हैं यानी कि विकलांग लाइब्रेरी या और भी जो पुस्तकालय होते हैं वो किस प्रकार के पुस्तकालय के अधीन कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों जो 4 ऑप्शन देंगे, विशिष्ट दोस्तों, सार्वजनिक, शैक्षणिक और शोध पुस्तकालय। तो दोस्तों किस प्रकार की लाइब्रेरी के अधीन कार्य करते हैं, तो दोस्तों विशिष्ट पुस्तकालय के अधीन कार्य करते हैं। देखो दोस्तों मैप लाइब्रेरी विशिष्ट होगी, रिकॉर्ड, कृषि, कोर्ट, चिकित्सा, इस प्रकार की सभी क्या दोस्तों विशिष्ट पुस्तकालय के अधीन कार्य करते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि शैक्षणिक पुस्तकालय में स्कूल पुस्तकालय, महाविद्यालय, इस प्रकार के पुस्तकालय क्या करते हैं दोस्तों, कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों तो इस प्रकार है कि अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे कि हम जान सकते हैं कि एएलए हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। और दोस्तों वो आपको पता लगाना है कि हम एएलए को पूरा याद करें या उसी क्वेश्चन को याद करें जो एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी एएलए का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी 5-7 बातें बताता हूँ जिनमें एक बातें पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो इसका मुख्यालय तो दोस्तों शिकागो में है। कहाँ पे है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, शिकागो में। और इसकी स्थापना की गई थी 6 अक्टूबर 1876 को। कब की गई थी, 6 अक्टूबर 1876 को की गई थी। इसका प्रथम यानी कि दोस्तों प्रथम सचिव था मेलविन डेवी। कौन ध्यान रखना दोस्तों आपको, प्रथम सचिव था मेलविन डेवी, प्रथम अध्यक्ष था जस्टिन विंसर। कौन था दोस्तों, जस्टिन विंसर। जस्टिन विंसर नाम का व्यक्ति था प्रथम अध्यक्ष। इसका मुख्यालय दोस्तों 1876 में नहीं बनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय एएलए का मुख्यालय का निर्माण दोस्तों कब किया गया था, 1909 में। और दोस्तों 1909 में आपको ध्यान रखना है एसएलए स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यानी कि वॉशिंगटन में जिसका मुख्यालय है। तो दोस्तों 1909 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो शिकागो में बनाया गया था। यानी कि इसमें दोस्तों पहले अवैतनिक कर्मचारी थे और अवैतनिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के आधार पर यानी कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसके आधार पर दोस्तों मुख्यालय बनाया गया था कब, 1909 में। और इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि दोस्तों ये 4 अवार्ड देता है पुस्तकालय के क्षेत्र में। क्या देता है दोस्तों, 4 अवार्ड देता है। कौन कौन से, पहला अवार्ड है दोस्तों मेलविन डेवी, केयरनेस, मेलवी और दोस्तों ग्रोलियर अवार्ड और मार्गेट मान। तो 4 ऑप्शन आप आगे होंगे दोस्तों आपके पास, चारों अवार्ड। अब दोस्तों एक अवार्ड आपको ध्यान रखना है जो कि पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो दोस्तों भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को 1970 में दोस्तों एक अवार्ड दिया गया था। कौन सा दोस्तों, मार्गेट मान अवार्ड, जो आपको एग्जाम में पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आप इन जोड़ के पूछ सकते हो कि दोस्तों 1970 वाला पूछ सकता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को मार्गेट मान अवार्ड किस पुस्तकालय संघ द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, एएलए के द्वारा। तो इस प्रकार दोस्तों एग्जाम में कंपैरिजन करके क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप यदि उनके प्रकाशन भी रटते हो तो इस प्रकार के नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है उनके प्रकाशन हुए या दोस्तों अन्य जो कार्यक्रम हुए तो वो नहीं पूछेगा। उनकी स्थापना कब हुई, उनका मुख्यालय कहाँ पे है, वो क्या अवार्ड देते हैं किससे, यानी कि जो भारत से किस प्रकार यानी कि रिलेटेड है पुस्तकालय क्षेत्र
क्षेत्र में वो पूछने की संभावना रहेगी। ओके दोस्तों, आगे भी दोस्तों बहुत सारे पीडीएफ में क्वेश्चन है, लेकिन हम बात नहीं कर सकते दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम इन क्वेश्चनों की यानी कि अगले वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों यानी कि हम एक साथ आपके लिए दोस्तों 1 से 1.5 घंटे के लिए बोलते हैं और आप यानी कि लाइक भी नहीं करते हो दोस्तों एक वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।